अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द टॉक्सिक बीस्ट बाय अरीशा खान पार्ट 6। ये मिशन थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आज बासिम भी उनके साथ इस काम में शामिल थे, जबकि रोहेल का काम इन सबसे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन चारों को 2 दिन के अंदर गुलखान के तमाम बंदों को मौत के घाट उतार कर बीस्ट को खुशखबरी देना था, जबकि गुलखान के 250 बंदों में से अब सिर्फ 206 लोग बचे थे। बाकी के लोग मिशन के लिए जंगल में फैल गए थे, तो दोबारा उनका कोई पता ना चल सका और इन गुमशुदा बंदों की लाशें डॉन ने गिरवाई थी। तभी तो उससे वो टॉप 1 डिवाइस मिली थी। अब उनके पास 2 दिन थे, जबकि 20 का हुक्म मिलते ही वो लोग अपने तमाम हथियार लेकर जंगल की तरफ रवाना हो चुके थे, ताकि उनके आदमियों की जगह ढूंढ सकते। उफ, यहाँ कितने कांटे हैं, मेरी तो सारी पैंट ही छिल गई। अब घर जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। हूँ। नौफिल की बात पर बासिम उसे घूर कर देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ महर भी नौफिल की बात पर मुस्कुराने लगी। जिसकी हुरैन ने हाथ मार कर जिसको हुरैन ने हाथ मार कर चुप करवाया, क्योंकि ये वक्त मुनासिब नहीं था इन तमाम फजूल बातों का। और हुरैन बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये मिशन अब उसका सबसे बड़ा मिशन था। नौफिल, अपनी चोंच बंद रख। तुझे पता नहीं, हम इन निस्वारियों के इलाके में आ चुके हैं। तेरी ये जनाना हरकतें एक दिन हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल देगी। बासिम ने उसे धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, जिस पर नौफिल मुंह बनाता हुआ बंदूक ताने आगे बढ़ता गया। मगर जब सामने का मंजर देखा तो सब संजीदा हो गए। नौफिल फायर करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर बासिम ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो लोग एक नहीं 50 से भी ज्यादा थे। ऐसे में उन पर सामने जाकर फायर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हथियार उनके भी पास थे। बासिम के इशारे पर महर ने अपने बैग से कोई बम नुमा चीज निकाली और उसका नट ढीला करके बासिम को दिया। फिर बासिम ने पूरी जान लगाकर बिना किसी की नजरों में आए वो बम सामने बैठे 50 आदमियों के बीच में फेंका, जिसके गिरते ही हर तरफ धुआं फैल गया। बस यही मौका था इन नस्वारियों पर वार करने का। वो लोग बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़े, और अभी वो आदमी इस धुंध में अपना हथियार तलाश कर पाते, वो चारों उनके चारों तरफ पहुंच गए और फायर करने लगे। तकरीबन ये फायरिंग पूरे 15 मिनट तक जारी रही। वो लोग कामयाब हो गए, क्योंकि गुलखान के 50 आदमियों को मौत के घाट उतार चुके थे, मगर उनके ठिकाने से कुछ खास मालूमात बरामद नहीं हुई थी। मगर अब उनका अगला निशाना नदी के पार था, जो कि वो लोग कल करने वाले थे। दूसरी तरफ शहराम डाइनिंग पर उसका इंतजार कर रहा था, जब वो धीमे धीमे कदमों से चलती हुई डाइनिंग रूम में आई और अपनी पुरानी कुर्सी पर ही बैठी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि उससे उसके डैड से बात करनी थी, इसलिए वो शहराम की बातें खामोशी से मान रही थी। क्योंकि अब दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था, इसलिए मुलाजिमों ने शहराम के कहने के मुताबिक बहुत सी डिशेस बनाई हुई थी, और कल रात की तरह आज भी तमाम डिशेस बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रही थी, जिन्हें देखकर अरीशा ऐब्रो का जाविया बनाते हुए आगे बढ़ाने लगी। पहले उसने कोरमा ट्राई किया, मगर इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, तो उसने चिकन की लेग पीस अपनी प्लेट में निकाले और केचप से खाने लगी, मगर एक ही बाइट में उसके कानों से धुआं निकलने लगा। फिर उसने मजबूरन बिरयानी अपनी प्लेट में निकाली और खाने लगी, मगर उसके लिए ये खाना भी बेहद मुश्किल था, जबकि शहराम उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। जबकि अरीशा की नज़र शहराम पर पड़ी तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में खाना खाने में मसरूफ था, जैसे उसे मिर्ची का कुछ पता ही ना चल रहा हो। खड़ूस, अरीशा ने उससे मुंह चिढ़ाया, जिस पर शहराम ने उसे देखने लगा, मगर फिर अचानक वो जल्दी से बिरयानी खाने में मगन हो गई, जबकि आधी प्लेट खाकर ही उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो जल्दी से पानी पीने लगी। उसका ये हाल देखकर शहराम ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। अरीशा अब प्लेट में चम्मच घुमाई जा रही थी। शहराम ने बाहर खड़े मुलाजिम को इशारा करके मीठा लाने का कहा, जबकि शहराम अपना खाना मुकम्मल कर चुका था। मुलाजिम ने जल्दी से कस्टर्ड की डिश अरीशा के सामने लाकर रखी, जिसे देखकर अरीशा बेचैन होने लगी। वैसे तो उसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर आज इस खड़ूस की वजह से अरीशा को मीठा खाना पड़ रहा था। अरीशा ने जैसे ही कस्टर्ड निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शहराम ने अपनी प्लेट से फोक उठाया और उसके हाथ के आगे ही टेबल पर ठोका, जिससे अरीशा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा, वरना वो कांटा उसके हाथ में घुस जाता। ये क्या हरकत है? हरकत ही में तो बरकत है। अरीशा की बात पर शहराम ने फट से जवाब दिया, जिस पर अरीशा उसे घूरने लगी और फिर सामने रखी कस्टर्ड की डिश को देखने लगी। शहराम उसे तड़पाना चाह रहा था, न जाने उसे इस पागल लड़की को तंग करके इतनी खुशी महसूस क्यों होती थी।
बहुत स्पाइसी खाना था, बहुत मिर्चियाँ लग रही होंगी, राइट ना? शहराम ने उसे जलाते हुए कहा, जिस पर आयशा उसे दाँत बीचते हुए घूरने लगी। शहराम ने अपना काँटा वापस अपनी प्लेट में रखा और कस्टर्ड की डिश उसके करीब की। अब इतना भी ज़ालिम नहीं हूँ कि तुम्हें मीठा भी ना खाने दूँ। उसकी बात पर आयशा के चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट बिखरने लगी, जिसे देखकर शहराम का दिल किया इस ब्यूटी क्वीन को ये हसीन मुस्कुराहट इस ब्यूटी क्वीन की ये हसीन मुस्कुराहट भी चाहे, मगर वो इरादे भी कुछ ऐसे ही रखता था। मगर मेरी एक शर्त है। शहराम की बात पर अरीशा सवालिया नजर से उसे देखने लगी, तो शहराम ने अपनी कुर्सी पीछे करके अरीशा की तरफ रुख किया और अपने लबों पर उंगली फेरने लगा। अरीशा को उसके इरादे कुछ अजीब से लगे। गिव मी अ किस। शहराम ने अरीशा की तरफ एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। वॉट? ऊंचा सुनती हो क्या? किस करो मुझे। आर यू मैड? ये कहा बदतमीजी है। ओह हेलो मैडम, ये बदतमीजी नहीं, मोहब्बत है। तुम्हें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना हैंडसम, लवेबल और मोहब्बत करने वाला हस्बैंड मिला है। शहराम ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसे मजीद घूर कर देखने लगी। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों पर अमल करूंगी? तो मिस्टर शहराम मलिक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, समझे तुम। और रखो अपनी इस डिश को अपने पास, और ये भी खुद ही ठूस लो, क्योंकि ये भी नाम का ही मीठा होगा। इसमें भी कहीं न कहीं मिर्चें ही निकल आएगी। अरीशा अकड़ दिखाते हुए अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जाने लगी, जिसमें शहराम ने एक ही हाथ से उसे मजबूती से पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। मिसेस अरीशा शहराम मलिक, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, बल्कि तुम्हारे शौहर का घर है। इसलिए यहाँ अपने मिजाजी खुदा के मिजाज के मुताबिक चलना होगा। फिर चाहे रात के 3 बजे ही क्यों ना हो, किस मांगू तुम्हें देनी पड़ेगी, समझी तुम। शहराम की बात पर अरीशा के तासुरात एकदम उदास से हो गए, जिसे शहराम बआसानी समझ चुका था। अच्छा, बस एक किस कर दो, आई प्रॉमिस। फिर तुम आज जितना भी मीठा खाना चाहो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मिलेगा। और फिर आज तुम्हें तुम्हारे डैड की भी आवाज़ सुननी है, तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना यू नो ना, तुम्हारे हस्बैंड का मूड कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं। शहराम ने आखिरी जुमला अरीशा की नाजुक सी गर्दन पर उंगली फेरते हुए अदा किया। अरीशा समझ चुकी थी कि अगर उसने उसकी ये बात ना मानी तो बदले में वो उससे कुछ ज्यादा ही मांग लेगा, और अरीशा अब मजीद उसकी कुर्बत को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अरीशा ने जल्दी से अपने लबों को शहराम के लबों पर रख दिया, जबकि शहराम उसके यूं अचानक वाले अमल पर थोड़ा हैरान मगर बेहद खुश हुआ। आखिर उसकी बीवी ने जबरदस्ती ही सही, मगर पहली बार अपने शौहर को बोसा दिया था। शहराम आंखें बंद करके उसके लबों पर अपनी शिद्दत निछावर करने लगा, मगर तभी अरीशा ने उसे दूर धक्का दिया और वहां से उठकर डाइनिंग रूम से बाहर भागी। शहराम समझ चुका था उसका यूं अचानक भाग जाना, वो यकीनन बेहद शर्म महसूस कर रही होगी, इसलिए इस बार शहराम ने उसे कोई आवाज न दी। और वो अब तक अपने लबों पर उंगली फेर कर मुस्कुरा रहा था, और उसकी ये मुस्कुराहट न जाने क्यों इतनी हसीन थी कि कोई भी इस पर मुकम्मल फिदा हो जाए, और हर एक को अपने पीछे फना करने का पूरा हुनर रखता था वो। मगर वो खुद किसी पर फिदा हो चुका था, और इसके अलावा वो किसी और को देखता भी नहीं था। अरीशा कमरे में जाकर तेज तेज सांसें लेने लगी। वो शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देखने लगी। क्या थी वो, और क्या बना दिया था उसे इस खुद गर्ज शख्स ने। आज वो किस आखिर वो किस तरह उसकी हर बात पूरी की जा रही थी, सिर्फ अपने बाप के लिए, मगर वो था कि उसे उस लड़की के एहसास से कोई मतलब ही न था। वो इस वक्त एक आलीशान घर के बाहर खड़ा जहन में कई सोचे लिए इस घर को देख रहा था। बदले की आग उसके दिल में आज भी भड़क रही थी। वो अपनी इन गहरी आंखों में कई राज लिए खुद पर काबू किए खड़ा था। तुमने मेरे साथ जो किया था, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ जो करने जा रहा हूँ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। रोहेल ने अपने इलेक्ट्रिक लाइटर को घूरते हुए कहा। वो इस आलीशान घर को पल भर में खाक करने के इरादे रखता था। रोहेल ने उस घर के आसपास पेट्रोल के ड्रम रख दिए थे और बड़ी होशियारी से घर के अंदर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया था। फिर क्या होना था, उसने अपने लाइटर से जमीन पर गिरे पेट्रोल पर आग भड़काई और खुद मेन गेट से निकलकर बाहर चला गया। वो बड़े आराम से सुनसान जगह से दूर जा रहा था, और उसके पीछे इस घर पर उठने वाले आग के शोले उसे सुकून दे रहे थे। हर तरफ आग ही आग थी। वो बड़े आराम से चलता हुआ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में आ बैठा, जबकि एक नज़र उस खाकनुमा घर से उठने वाले शोलों पर डालकर वो गाड़ी जहाज की रफ्तार से उड़ाते हुए वहां से चला गया था।
वो हमेशा बीस्ट के भरोसे पर उसके दिए गए हर इम्तिहान पर पूरा उतरता था। ऐसे ही थोड़ी बीस्ट ने उसे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। आखिर कुछ तो था इस पत्थर दिल शख्स में, जो बीस्ट उसे अपने सबसे करीबी शागिर्द की नज़र से देखता था। दूसरी तरफ वो अब तक यूं ही घुटनों पर सर झुकाए उदास बैठी थी, जबकि मुंह उसका अब तक जल रहा था, क्योंकि उसने मीठा नहीं खाया था। मगर अपने शौहर के लम्स से उसको कुछ सुकून सा मिला था। मगर वो अब तक उस शख्स के बारे में सिर्फ बुरे ही नजरिए से सोच रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और उसका शौहर यानी शहराम अपने हाथ में कस्टर्ड की प्याली लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसके पास जमीन पर आ बैठा, जबकि अरीशा उसे खाली नजरों से देख रही थी। शहराम ने बिना कुछ कहे कस्टर्ड का प्याला उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर वो मुंह फेर गई, मगर शहराम ने कोई सख्त रद्द अमल नहीं किया। माय डियर वाइफ, इसे जल्दी से फिनिश करो, शाबाश, शहराम ने धीमी सी आवाज में कहा, जिस पर अरीशा उसे गुस्से से देख रही थी। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं आखिर क्यों मानूं तुम्हारी हर बात? क्या तुम्हें मैं इतनी मजबूर लगती हूँ? पहली बात, मैं खुद को वही समझता हूँ जो मैं खुद हूँ। दूसरी बात, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि ऑफिशियली शौहर हो तुम्हारा। तीसरी बात, हाँ, तुम मजबूर हो, बहुत मजबूर हो। तुम मेरे शौहर नहीं हो, ये सब तुमने ज़बरदस्ती किया है और मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी कोई भी बात, समझे तुम? अब वो शहराम को गुस्सा दिला रही थी, जबकि वाकई अब शहराम के चेहरे पर गुस्से के तासुरात आ चुके थे। तुम मानो ना मानो, ज़बरदस्ती ही सही, मगर मैं शौहर हूँ तुम्हारा। और रही बात मानने ना मानने की, तो मेरी जान, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। वही क्या है ना, तुम्हारा जो बाप है ना, वो बेचारा अभी इस बात से अनजान है कि उसकी लाडली बेटी एक जालिम इंसान के कब्जे में है। अब उसे तो बताना पड़ेगा ना। और अपने शौहर का तो तुम्हें पता ही है कि उसका मूड कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। अब मैं अपने ससुर जी को इतनी जल्दी ऊपर पहुंचाता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। शहराम की बात का मतलब साफ था। वो बातों ही बातों में अरीशा को धमका रहा था और अरीशा वाकई अब उससे खौफजदा होने लगी थी। इसलिए जल्दी से उसके हाथ से कस्टर्ड की प्याली लेकर जल्दी जल्दी कस्टर्ड खाने लगी, जबकि शहराम उसे यूं खाते देख कर मुस्कुरा रहा था। मगर वो अब भी कस्टर्ड की प्याली खाली करने में लगी हुई थी। जब ठीक से खा लो तो मेरे कमरे में आ जाना है, मैं ससुर जी को कॉल करने लगा हूँ। अपने डैड का सुनकर वो जल्दी से उठी। डन। गुड गर्ल, शहराम ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसे तिरछी नजरों से देखने लगी और शहराम के जाते ही वो उसके पीछे पीछे चली गई। शहराम स्टेशन से टांग पर टांग रखकर बैठा अपने ससुर जी का नंबर डायल कर रहा था, जबकि अरीशा बराबर में बेसब्री से बैठी उसके कॉल मिलाने का इंतजार कर रही थी। जब शहराम उसकी तरफ झुका, इस पर अरीशा थोड़ी सी पीछे की तरफ हुई। बात सुनो मेरी, अपने बाप की आवाज़ सुनकर अगर तुमने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अरीशा उसकी बात पर उसे नासमझी से देखने लगी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब साफ है, अपनी ये ज़बान बंद रखना वरना काट कर फेंक दूंगा। तो मैं उनसे बात कैसे करूँगी? तुम्हें किसने कहा बात करने को? तुमने तो कहा था, अब अपनी बात से फिर रहे हो तुम। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे बाप की आवाज़ तुम्हें सुनाऊंगा, समझी? क्या मतलब? इस बात का तुम धोखा कर रहे हो। तुमने कहा था तुम बात करवाओगे मेरी, मैं इनसे। आगे वो कुछ कहती शहराम ने उसके मुंह पर हाथ रखा। बस कर दो यार, कितनी बकबक करोगी? अब अपना मुंह बंद रखना, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हारे बाप को मिले। शहराम उसे डराते हुए कहने लगा, मगर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। शहराम ने शफकत साहब को कॉल लगाई, जबकि एसके, जो अपने कमरे में बैठा अपनी बेटी को याद कर रहा था, अननोन नंबर से आती कॉल देखकर रिसीव करने लगा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ससुर जी। शहराम की आवाज़ सुनकर वो कुछ अजीब नज़र से मोबाइल पर चमकते नंबर को देखने लगा। सॉरी, रॉन्ग नंबर, वो ये कहकर कॉल काटने लगा। जब ही शहराम की बात पर वो साकित हो गए। अरे ससुर जी, मैं अरीशा का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम और कहाँ है मेरी बेटी? अरे अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? आपकी बेटी मेरे कब्जे मेरे घर में महफूज है। आप यूं भी कह सकते हैं कि वो अपने घर में मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, औरत का असल घर तो उसके शौहर का ही घर होता है ना। शहराम की आवाज़ उन्हें जानी पहचानी लगी। वही तल्ख अंदाज, वही आवाज़, वही कह कहा लगाने का अंदाज। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात मेरी बेटी से करवाओ जल्दी। तुम जानते नहीं तुमने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है। उफ ससुर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं क्यों किसी की इज्जत पर हाथ डालूंगा? अरीशा तो शुरू से ही मेरी थी। एंड रही आपसे बात करने की, तो वो आपसे बात नहीं करेगी। मैंने उसे बहुत
बहुत इंसिस्ट किया, मगर वो कहती है कि उसे मेरे अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। शायद आपकी बेटी अपने हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है। एक्चुअली आपका दामाद है कि इतना केयरफुल है ही इतना केयरफुल। उसकी बात पर अनिशा गुस्से से उसे घूरने लगी। आखिर वो कितना झूठा इंसान था और किस कदर झूठे पने का मुजाहरा कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ एसके यानी शफकत खान साहब अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे। जबकि अब अरीशा कुछ बोलने के लिए करीब आने लगी, जिस पर शहराम ने उसे गुस्से से घूरा। अरीशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। बंद करो अपनी बकवास, मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम तुर्की के किसी भी शहर में क्यों न छुप जाओ। अरे ससुर जी, आप क्यों खामखा तुर्की चले गए? अपने अपने आपने इतनी तकलीफ क्यों की? थोड़ा सब्र कर लेते तो मैं आपको जल्द बता ही देता कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। वो क्या है ना, आपकी बेटी मेरी वाइफ, मेरी प्यारी वाइफ का फिलहाल हनीमून पर जाने का कोई मूड नहीं, सो इसलिए हम पाकिस्तान में ही है। तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, मैं तुमसे अपनी बेटी को आज़ाद करवा कर ही रहूंगा, समझे तुम? अभी तुम जानते नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। जस्ट शट अप। उसकी धमकी पर शहराम का दिमाग घूमने लगा। वो कहाँ किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त करता था। मिस्टर शफकत खान, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करना, वरना शायद तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया था। अरीशा हमेशा से सिर्फ मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। और बेहतर होगा अगली बार अगर मैं कॉल करूँ तो मुझसे लिमिट में रहकर बात करना। लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो गलती से भी ना करना, वरना काट कर फेंक दूंगा। उम्मीद है अब तुम कौन हो वाले सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे तुम। शहराम ने तल्ख लहजे में कहा। जब उसकी रौबदार आवाज सुनकर अरीशा बहुत डर गई थी, और दूसरी तरफ एसके जो कि अब थर थर कांप रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था फोन कॉल पर कोई और नहीं बल्कि बीस्ट था। अरीशा अपने कमरे में बैठी मुसलसल रोए जा रही थी। आखिर वो जालिम शख्स किस तरह उस पर जुल्म किए जा रहा था, जरा सा रहम नहीं कर रहा था। उसे उसके बाप तक से बात करने की इजाजत नहीं दी थी। अरीशा ने सोच लिया था वो किसी भी तरह इस घर से भाग जाएगी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि उसका जालिम शौहर उसकी रग रग से वाकिफ था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अरीशा समझी वही बदतमीज शख्स फिर से उसके पास आ गया, मगर बाहर से किसी मुलाजिम की आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। बेगम साहिबा, दरवाज़ा खोले, आपको शहरी साहब बुला रहे हैं। उसे कहो नहीं आना मुझे, अरीशा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बेगम साहिबा, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसे ना करे, अगर ना गई तो पक्की तो आपकी तो आएगी ही, मगर साथ हमारी भी शामत आ जाएगी। वो मुलाजिम डरते हुए कहने लगा, जिस पर अरीशा ने आंसू साफ किए और धीमे कदमों के साथ दरवाजे तक गई। जब दरवाज़ा खोला तो मुलाजिम सर झुकाए खड़ा मुसलसल चेहरे पर आए पसीने साफ कर रहा था। शायद वो शहराम की गजब से डर रहा था। अरीशा ने अब तक तमाम नौकरों को इसी तरह डरते हुए देखा था। वो समझ चुकी थी कि वो जालिम इंसान अपनी वहशत एक पर हर एक हत्या के मुलाजमों पर भी तारी कर चुका था। अरीशा उस मुलाजिम को इस में सर हिलाकर जाने का इशारा करने लगी और खुद बोझल कदमों से चलते हुए शहराम के कमरे की तरफ आने लगी, जबकि वो अंदर बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। क्यों बुलाया मुझे? वो अंदर दाखिल होते ही सामने बैठे शख्स से सख्त लहजे और ऊंची आवाज से मुखातिब हुई, जिस पर सामने बैठा शख्स आंखों में आग लिए उसे घूरने लगा। गेट आउट, शहराम ने उंगली से वापसी जाने का इशारा करते हुए कहा। व्हाट? आई सेड गेट आउट। शहराम उससे इंतहा के कड़वे लहजे से मुखातिब हुआ था, जिस पर वो एक पल के लिए सहम सी गई थी, मगर सामने बैठा शख्स जब कोई काम ही नहीं था तो बुलाया क्यों? बेवजह वक्त जाए। जस्ट शट अप, अभी मेरे कमरे से निकलो और मुझसे इजाजत लेकर अंदर आओ। शहराम अब उससे फुल नजरअंदाज करते हुए कहने लगा था, जबकि अरीशा को इस नफसियाती इंसान की कुछ भी समझ नहीं आती थी। वो पल भर में कैसा हो जाता था, मगर अरीशा को ये सब बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त था कि कोई उससे इस लहजे में बात करे। बात सुनो मिस्टर, अरीशा उसे उंगली से वार्न करते हुए कुछ कहने लगी, मगर सामने बैठा शख्स तो जैसे अब बहरा हो चुका था। वो अपने हाथ में पकड़े अखबार को पढ़ने में मसरूफ था, जबकि वक्फे वक्फे से बराबर में रखे कॉफी के कप से सिप लगा रहा था। अरीशा का दिल किया उसी कॉफी से उसका मुंह जला दे। वो पैर पटकती हुई उसके करीब गई और उसके हाथ से अखबार छीना, जिससे वो उसे सवालिया नजर से घूरने लगा। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझे तुम? तो क्या हो? मैं बना दूंगा, वो भी बहुत जल्द। शहराम ने आंखें छोटी करते हुए उसका मुकम्मल जायजा लिया। वो एक दिन में 10 बार कपड़े चेंज करती थी और इस वक्त वो ब्लैक टाइट्स के साथ रेड कलर की शॉर्ट
शर्ट पहनी हुई थी जिसका गला काफी हद तक बड़ा था और आस्तीन काफी छोटी थी। व्हाट यू मीन? सारे मतलब आज ही समझा तू। शहराम पुरसुकून अंदाज में बैठा कॉफी पी रहा था और उसका ये पुरसुकून लहजा सामने खड़ी लड़की को किसी जहर से कम न लग रहा था। अब जाओ यहाँ से और तमीज से, बहुत अदब से मुझसे इजाजत मांगो, और जब तक इजाजत ना मिले तब तक अंदर कदम ना रखना, बल्कि यूं ही बाहर खड़ी रहना। शहराम उससे किसी बॉस की तरह हुक्म दे रहा था, मगर अरीशा को कहाँ पसंद था किसी के हुक्म पर चलना। वो तो दूसरों की बातों को भी अपने पैरों की धूल समझती थी। मैं नहीं जाऊंगी, आई सेड जाओ। नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। मैंने कहा जाओ, वरना वरना अरीशा बड़े आराम से ये कहकर अपनी नजरों का जाविया बदलने लगी, जबकि वो अब शहराम का दिमाग फिर से खराब कर रही थी। शहराम ने वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कॉफी का कप जमीन पर फेंका, जिससे वो डरी, जबकि शहराम ने यह अमल गुस्से में नहीं बल्कि बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में किया था। साफ करो इसे। शहराम ने जमीन पर गिरे कांच के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। क्या? मैं? साफ करो इसे, वरना अपने बाप को कॉल करके कहो कि वो अपने आखिरी दिन की नश शुरू कर दे। शहराम ने इस बार गुस्से से कहा था, जबकि अपने बाप का सुनकर उसकी थोड़ी अकड़ तो कम हो गई थी। मैं साफ करूं कैसे? मुझे तो ये सब नहीं आता। तो फिर सिखाया क्या है तुम्हारे बाप ने तुम्हें? हाँ, हर वक्त अकड़ दिखाना, दूसरों को ब्रांडेड ब्रांडेड गिनवाना और अपने शौहर से जबान दराजी करना, यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने तुम्हें? शहराम की बात पर उसका सर झुकने लगा था, क्योंकि वाकई उसे ये सब काम नहीं आते थे। उसे उसके बाप ने बिल्कुल शहजादियों की तरह पाला था। उसने सिर्फ हुक्म चलाना ही सीखा था, ना कि किसी का हुक्म मानना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? लगाओ तुम्हारे बाप को फोन। नहीं, प्लीज प्लीज, वो मैं कर लूंगी। शहराम की धमकी पर वो जल्दी से सीधी हुई। अब शायद वो वाकई में डर गई थी। रफीक जी साहब, इसे सफाई का सामान ला कर दो। मुलाजिम, जो एक ही आवाज में भागते हुए कमरे के अंदर आया, अब शहराम की बात पर कभी नीचे पड़े टुकड़ों को और कभी सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। क्या सुना नहीं तुमने? जी साहब। शहराम के सख्त लहजे पर वो कांपता हुआ वहां से भागा, जबकि अरीशा सर नीचे किए खड़ी थी, और वो साहब खुद अब वापस अपनी नशिस्त पर जा बैठा और टांग पर टांग रखकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आज से तुम इस तरह के कपड़े हरगिज नहीं पहनोगी। शहराम को उसका इस तरह के कपड़ों में मुलाजिमों के सामने आना बिल्कुल नापसंद था। वो सख्त खिलाफ था, मगर वो तो डर के मारे अब उससे इस बात की वजह भी नहीं पूछ सकती थी। आज से तुम सिंपल सी शलवार कमीज पहना करोगी। शहराम की बात पे वो बहुत हैरान हुई। आखिर उसने कभी शलवार कमीज को करीब से देखा भी नहीं था। वो पहनती कैसे? मगर खैर, उसने सोचा तब की तब देखी जाएगी। अभी वो उसे आगे कुछ कहने लगा जब मुलाजिम झाड़ू पोछा लेकर आ गया, जिसे देखकर अरीशा मुंह बनाने लगी, मगर जब शहराम पर नजर गई तो वो उसे काम करते देखने का मुंतजिर था। शहराम ने मुलाजिम को हाथ के इशारे से जाने का कहा तो वहां से जल्दी से चला गया, जबकि अरीशा अब इस झाड़ू और पोछे को अजीब नजरों से देख रही थी। क्या सोच रही हो? कुछ कुछ भी नहीं। तो फिर झाड़ू उठाओ और शुरू हो जाओ जल्दी, शाबाश। शहराम के कहने की देर थी, अरीशा जल्दी से झाड़ू से कांच समेटने लगी, जबकि शहराम उसे इस हाल में देखकर मजे ले रहा था, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं आता था। इसलिए वो हाथ से कांच समेटने लगी, जबकि अब शहराम के माथे पर बल पड़े थे। उफ! एक कांच का टुकड़ा उसकी उंगली में चुभा, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगा, जबकि शहराम थोड़ा परेशान हुआ था, मगर खुद को संभालना उसे बआसानी आता था। ये क्या कर रही हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? हाथ से कहाँ समेटता है कोई? हाँ। शहरा वहीं पर बैठे हुए गुस्से से कहने लगा। अरीशा को लगा था उसे शायद अब थोड़ा तरस आ जाएगा। जाके कुछ लगाओ इस पर। अरीशा उठी और वहां से जाने लगी, मगर फिर उसकी आवाज पर पलटी। रुको, पहले ये काम मुकम्मल करो फिर जाना। वैसे तो ये एक छोटी सी चोट थी, मगर शहराम उससे बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो इतने से जख्म से भी डरेगी, मगर शहराम उस पर किसी किस्म का रहम नहीं करना चाहता था। अरीशा आंखों में आंसू लिए वापस जमीन पर बैठी और अपना काम मुकम्मल करने लगी, मगर अब भी उसे ये सब करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हाथ तेज चलाओ। शहराम की आवाज पर वो जल्दी जल्दी काम करने लगी और इस जगह पर पूरा पोछा लगाकर वहां से चली गई, जबकि शहराम किसी से कॉल पर बातें करने में मसरूफ हो गया था। आह बीस्ट, आखिर तुम चाहते क्या हो? डॉन, जो चिप मिलने की खुशी में सब कुछ भूल चुका था, अब पाकिस्तान से आई हुई खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। पूरे मेंशन को उसने सर पर उठा लिया था। वो पागलों की तरह चीखे जा रहा था, और आखिर कैसे ना चीखता। बीस्ट ने उसके पाकिस्तान में तमाम घरों को जला दिया था, मगर एक घर जिसमें उसकी आधी से ज्यादा दौलत दफन थी, आज वो घर इस दौलत समेत राख हो चुका था।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बीस्ट, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। मेरे सालों की मेहनत तुमने पल भर में खाक कर डाली। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, देखना तुम। और एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि डॉन से बड़ा और ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। डॉन खुद से ही बोले जा रहा था और अपनी ही धुन में मगन था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे इस हाल में देखकर बहुत खुश हो रहा था। तुम अकेले नहीं हो डॉन, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। एसके की आवाज़ पर डॉन पलटा और उसे अपने मेंशन में देखकर काफ़ी हैरान भी हुआ। तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है? वही जो तुम कर रहे हो, तुम्हें ना सही मगर मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है डॉन। डॉन हैरान हुआ क्योंकि वो तो उसे अपने से अलग कर चुका था। फिर आखिर वो आज यहाँ उससे क्या लेने आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, तुम पर तरस खाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो रहा दरवाजा, तुम जा सकते हो। डॉन अपनी बात मुकम्मल करके सिगरेट जलाने लगा, जबकि एसके उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ डॉन, और क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे कुछ मांगा था? बस उसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। ओह, तो क्या तुम अपनी बेटी मुझे देने के लिए राजी हो गए? बड़े जल्दी राजी हो गए। वैसे सही फैसला किया तुमने। अब तुम रोड पर आने से भी बच जाओगे और तुम्हारी वो खूबसूरत बेटी भी मेरी हिफाजत में रहेगी। डॉन की इस मुस्कार मुस्कुराहट पर एक पल के लिए एसके का दिल किया कि सामने पड़ी बंदूक से उसकी जान ले ले, मगर वो मजबूरियां उसकी ठहरा मजबूर ये उसकी मजबूरी ही तो थी जो उसे यहाँ तक लाई थी। डॉन, मेरी बेटी लापता है, वो तुर्की टूर से वापस नहीं आई थी। मैंने पूरा तुर्की छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिली। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम ये झूठी कहानियां बनाकर अपनी बेटी को मुझसे छुपा कर रख लोगे? डॉन ने उसका गिरबान पकड़ा, वो काफी तैश में आ चुका था। डॉन, मेरी बेटी पाकिस्तान में ही है, मगर क्या? मगर वो बीस के कब्जे में है। क्या? डॉन को लगा था जैसे सिर्फ वही सबको शिकस्त दे सकता है, मगर आज उसे खुद दो बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। वो बीच के हाथों बहुत बड़ी बड़ी शिकस्त खा चुका था। वो क्या चाहता है पता नहीं, मगर उसने प्राइवेट नंबर से कॉल की थी और इतना ही बताया था कि मेरी बेटी उसके कब्जे में है। उफ अहमक इंसान, उफ, तुमसे एक लड़की ना संभाली गई। तुम्हें पता भी है वो बीस्ट है, बीस्ट जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होता है। डॉन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तुम एक बार, बस एक बार किसी भी तरह मेरी बेटी को सही सलामत भीड़ से छुड़वा लाओ, फिर मैं खुद खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। एसके की इससे इल्तिजा कर रहा था एसके उससे इल्तिजा कर रहा था, जबकि डॉन के दिमाग में अब वाकई बीच से बदला लेने की प्लानिंग चल रही थी। इसका बस एक ही हल है। क्या? जिसको ये बात पता है कि अरीशा गायब हो गई है, उन सबको ये खबर दो कि अरीशा मिल चुकी है, मगर वो अकेले रहना चाहती है, ताकि ये काम बहुत पुरसुकून अंदाज में सरअंजाम दिया जाए। मगर कहाँ है वो, कैसी है? हारून का तो बस नहीं चल रहा था, वो नाचना शुरू कर दे। अरीशा के मिलने का सुनते ही उसने खुशी की कोई इंतहा ना रखी थी। मगर ये खबर अगर वाकई सच थी तो अरीशा अब तक वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आई थी? हारून, रिलैक्स यार, उसके डैड कह रहे थे कि वो कुछ टाइम अकेले ही अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हारिस ने उसे समझाया, जबकि अरीशा की सही सलामत होने पर जमीन जैनिश और माही भी बहुत खुश थी। मगर इसका तो मोबाइल अब तक ऑफ जा रहा है, ऐसा क्यों है? हाँ, उसके डैड कह रहे थे कि उसका मोबाइल टूट गया था। तुझे तो पता है ना अरीशा को कितना गुस्सा आता है, तो तोड़ दिया होगा गुस्से में उसने खुद ही। पर डोंट वरी, वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है, फिर वो खुद अपने डैड के साथ पाकिस्तान आ जाएगी। हारिस की बात पर अब वो काफ़ी मुतमईन हो चुका था, जबकि माही अब जाने का कहकर उसके फ्लैट से नीचे उतरने लगी थी। अभी वो ड्राइवर को कॉल करने लगी थी जब रोहेल की कॉल आने लगी। माही, जल्दी नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। रोहेल, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं तो मैं तो वो हारून, मुझे पता है, मैं पार्किंग एरिया में हूँ, जल्दी आओ आप। माही को ये जानकर बहुत हैरानगी हुई कि रोहेल को आखिर उसका कैसे पता था। खैर, वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई पार्किंग एरिया की तरफ गई, जहाँ रोहेल गाड़ी से टेक लगाए उसी का वेट कर रहा था। ब्लैक पैंट, उसके साथ ब्राउन शर्ट, जेल से सेट किया गया है स्टाइल, हाथ में घड़ी, आंखों पर चश्मा। वो किसी भी लड़की का दिल बआसानी धड़का सकता था, और शायद धड़का भी चुका था। माही के कदम उसे देखकर रुक गए थे। माही। जब नजर सामने से आती माही पर पड़ी तो रोहेल ने अपना चश्मा उतारा, जिससे उसकी नीली आंखें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। जी। माही जल्दी से होश की दुनिया में आई और चलते हुए रोहेल के करीब आई। रोहेल, आपको कैसे पता मैं यहाँ थी?
माही स्लीपिंग ब्यूटी, मुझे सब कुछ पता होता है। रोहिल उसके माथे पे बोसा देने लगा तो माही ने उसकी बात के आगे मजीद कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। रोहिल ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर उसे बैठने का कहा तो माही अपनी फ्रॉक समेट कर बैठ गई, जबकि रोहिल अब खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। रोहिल, हम कहाँ जा रहे हैं? आउटिंग पर, क्योंकि अपनी बेस्टी को लेकर आप काफ़ी दिनों से बहुत अपसेट हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ खुद को किसी भी टेंशन में डाले। इसलिए हम आज आउटिंग पर जाएंगे ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। उसकी बात सुनकर माही को बहुत अच्छा महसूस हुआ। आखिर वो उसकी कितनी फिक्र करता था। उसके साथ ना रहते हुए भी वो हमेशा उसके साथ ही रहता था। अरीशा के जिक्र पर माही को याद आया। रोहेल, अरीशा मिल चुकी है। वो बिल्कुल सेफ है। ओह रियली, बट कैसे? रोहेल को ये जानकर हैरानी हुई कि अरीशा तो शहराम के घर में थी और आखिर माही की बात का क्या मतलब था। वो अपने डैड के साथ तुर्की में ही है। ओह, तो आपकी बात हुई उससे? नहीं रोहेल, उसके पास मोबाइल नहीं, उसने खुद ही तो तोड़ दिया होगा। वो गुस्से की बहुत तेज है, बहुत जिद्दी भी है और सरफिरी भी। कभी भी किसी का भी सर फाड़ दे, कोई भरोसा नहीं उसका। माही रोहेल को मजे से अरीशा की बातें बता रही थी, जबकि रोहेल इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि वो खुद जितनी अकड़ मिजाज है, उसे उससे कई गुना ज्यादा अकड़ू इंसान मिला है, जो उससे भी कई ज्यादा अकड़ मिजाज, सरफिरा, खुदसर और तल्ख मिजाज इंसान है। दूसरी तरफ खड़ूस कहीं का जालिम इंसान और मुसलसल अपनी उंगली पर लगे उस छोटे से जख्म को देखकर उस खड़ूस इंसान को बुरा भला कहे जा रही थी। तभी उसका दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई मुलाजमा अंदर आई, जिसे देखकर अरीशा बहुत हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वो मुलाजमा काफ़ी बूढ़ी मालूम हो रही थी। उन्होंने अंदर आते ही अरीशा को अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरीशा ने बेरुखी से जवाब देकर अपने जख्म की तरफ मुतवज्जा हो गई। जब वो बुजुर्ग औरत उसके करीब आ बैठी और उसके जख्म पर ट्यूब लगाने लगी। प्लीज़ रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, अरीशा ने गुस्से से कहा और ट्यूब छीनकर खुद लगाने लगी। बेटी, क्या तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो? उनकी बात पर अरीशा उन्हें घूरने लगी। जी है बिल्कुल। क्या आपको नज़र नहीं आ रही मेरी तकलीफ़ें? इस जंगली जाहिल भेड़िए के साथ मैं खुश रह सकती हूँ क्या? अरीशा ने अब भी तल्ख कलामी का मुजाहरा किया। मगर तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में वो है। कौन? उनकी नर्म आवाज़ पर वो सवाल किए बिना ना रह सकी। वो इतना बुरा भी नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। उनका लहजा अब भी काफी नर्म था, जो अरीशा को बार बार नरमी से मुखातिब करने पर उकसा रहा था, जबकि वो इस बात से भी अनजान थी कि कोई उसकी तल्ख कलामी सुनकर बड़े गुस्से से उसे घूर रहा था। वो इससे भी ज्यादा बुरा है। वो इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। वो इंसान के भेष में एक जंगली जानवर है। अरीशा अपनी धुन में बोली चली जा रही थी, जबकि मगर जब सामने बैठी औरत पर नजर गई, वो नजर झुकाए अफसोस निगाहों से अपने दुपट्टे को देख रही थी। आप कौन है? क्या आप कोई मुलाजमा है? उसके कहने की देर थी कि शहराम फट से दरवाजा खोलता हुआ गुस्से से अंदर आया, जिसे अचानक आता देखकर अरीशा डर सी गई। बात सुनो मेरी, आज के बाद अगर मेरी माँ को मुलाजमा कहकर मुखातिब किया तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सारी जिंदगी मौत मांगती रहोगी। शहराम उसे उंगली से वार्न कर रहा था, जबकि उसकी आवाज़ पर नीचे खड़े तमाम मुलाजिम डर से गए थे। उसका लहजा किसी ना रुकने वाले तूफान की मानिंद था। बेटा, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? बहुत आहिस्तगी से शहराम को अफसोस कुन नज़रों से देखने लगी। वो उम्र से ही बहुत ज़ईफ खातून मालूम हो रही थी। वो उम्र के इस हिस्से में थी कि अल्फाज उनके लब से अल्फाज अदा करते हुए काँप रहे थे। बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा मुरझा गया था और हाथ काँपने लगे थे। माँ, आप चले यहाँ से। आपको मैंने पहले ही कहा था इस बदतमीज़ लड़की के मुंह न लगना। ये इस काबिल नहीं कि इससे रहम किया जाए। शहराम उनका हाथ थामता हुआ उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगा। बेटा, मेरी बात तो सुनो। माँ प्लीज़, चले यहाँ से। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, आप चलकर आराम करें। शहराम बिना उनकी एक भी बात सुने उन्हें वहां से ले जाने लगा और जाते जाते एक आग उगलती नजर उस पर दौड़ाकर वहां से चला गया, जबकि अरीशा का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ पूरा दिन वो दोनों साथ घूमते फिरते रहे और आज उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। माही अपने महरम का साथ पाकर बहुत खुश और मुतमईन थी। उसका डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। अब कहीं जाकर रोहेल ने उसे घर छोड़ा था, वो भी के कहने वो भी कहने पर, वरना रोहेल का तो बस ही नहीं चल रहा था कि उसे आज ही अपने साथ लेकर चला जाए। जबकि दूसरी तरफ बासिम, महर, हुरैन और नौफिल अब तक 20 के दिए हुए मिशन पर काम कर रहे थे और अब उन्होंने डॉन के 100 से ज्यादा बंदे मार दिए थे। अब सिर्फ 60 आदमी बाकी थे, जो बाकी तमा जो बाकी आदमियों से भी ज्यादा ताकतवर थे। मगर बीच का कहना था कि उनमें से एक आदमी जिसके हाथ पर टैटू बना हुआ होगा, वो आदमी सबसे ज्यादा जरूरी है और वो बीस्ट को जिंदा चाहिए था।
यार इन सब ने नौफिल आस्तीन पहनी हुई इन सब ने तो फुल आस्तीन पहनी हुई है। हमें क्या पता इन 60 आदमियों में से कौन से वाले ने टैटू बनाया हुआ है। वो लोग झाड़ियों में छुप कर इन आदमियों पर नजर रख रहे थे, जबकि बासिम की बात पर सब लोग मुतफिक हुए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब अगर हमने यहाँ फायरिंग की और इनमें से वो बंदा भी मारा गया तो ये हमारे मिशन की सबसे बड़ी नाकामी होगी, राइट? मेहर ने भी अपनी बात आगे रखी, जबकि हुरैन खामोशी इख्तियार किए कुछ सोचने में मसरूफ थी। तुम कुछ नहीं कहोगी? बासिम की बात पर वो जल्दी से होश की दुनिया में आए। आई थिंक हमें किसी भी तरह इन सबको बेहोश करना होगा, तभी हम इस बंदे को आसानी से ढूंढ निकालेंगे। और इनकी बात पर नौफिल, जो कब से इधर उधर देखने में मसरूफ था, अब उससे आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। ओ हेलो, किधर से आसानी से ढूंढ लेंगे हम इस चीड़ उस चीड़ कुंजों को? ओ भाई, 60 आदमियों में इस टैटू वाले निस्वारी को ढूंढना आसान होगा। नौफिल की बात पर महर मुस्कुराने लगी, जबकि नहुरैन उसे आंखें फाड़ कर घूरने लगी, जिससे वो नजरें फेर गया। नहीं आई थैंक नहीं आई थैंक हुरैन सही कह रही है। नहीं, आई थिंक हुरैन सही कह रही है। ये काम थोड़ा मुश्किल है, मगर करेगा। बासिम की बात पर महर ने नौफिल की तरफ इशारा किया, जो अब तक मुंह बनाए एतराफ में देखे जा रहा था। फिर क्या कहते हो नौफिल? बासिम की बात पर नौफिल ने पहले तो मुकम्मल उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने जराना अंदाज में कहने लगा, जो भी करना है जल्दी करो। इतने मोटे मोटे मच्छर है, काट काट कर सुझा कर रख दिया है उन्होंने। हूँ। उसकी बात पर महर हंसने लगी तो तीनों ने उसे घूरा। ओके, नाउ हमें वो बम वहाँ निशाने पर फेंकना होगा। वो इस बम का इधर क्या काम? वो तो धुआं करने के लिए काम आता है, बेहोश करने के लिए थोड़ी। बासिम की बात पर नौफिल बोल पड़ा, तो क्या हुआ, हम इसमें भी नशावर दवाई मिला देंगे? महर ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को एक स्टाइल से ठीक किया, जिस पर बासिम भी मुस्कुराने लगा। उन्होंने उस बमनुमा बॉल में इंजेक्शन की मदद से नशावर दवाई मिला दी, जिसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी और उसका असर इतना ज़्यादा होता था कि कोई गलती से सूंघ भी ले तो काफ़ी घंटों तक वो होश की दुनिया से बेगाना हो जाए। और ये दवाई भी खुद महर और बासिम ने ही बनाई थी। और बीस ने अब तक जो जो केमिकल्स अपने शिकारों के जिस्म में उतारे थे, वो सब भी महर और बासिम के ही बनाए गए थे। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से वो बम उन नस्वारियों के बीच फेंका, जिससे मिनटों में वो सब लोग वहां बैठ बेहोश हो गए थे। और इसी दौरान वो चारों उस टैटू वाले बंदे को ढूंढने लगे। 60 लोगों की आस्तीनें चढ़ाकर वो टैटू तलाश किया गया, मगर उनमें वो बंदा था ही नहीं। तकरीबन 15 मिनट तक ये काम जारी रहा, मगर वो बंदा नहीं उन्हें नहीं मिला। यार, ये कैसे हो सकता है? बीस के मुताबिक उस बंदे के हाथ पर टैटू था, तो वो यहीं कहीं होना चाहिए था। ये बासिम थोड़ा परेशान हुआ और वो तीनों भी परेशान नजर आ रहे थे। नौफिल, तुमने इन तमाम लोगों की गिनती ठीक से की थी ना? अरे हाँ ना, सुबह से ही तो मैंने इनकी गिनती की, पूरे 60 आदमी थे। महर के सवाल पर नौफिल जल्दी से बोल उठा तो सब ने सर पकड़ लिए। यार नौफिल, तू पागल है क्या? सुबह से लेकर अब तक तो उसकी गिनती पर टिका हुआ है यार। जरूरी थोड़ी है कि सुबह पूरे 60 आदमी थे तो अब भी पूरे 60 ही होंगे। बासिम ने गुस्से से कहा, जबकि हुरैन ने काउंटिंग की तो 59 आदमी थे, एक गायब है। महर के कहने की देर थी, सबने अपनी बंदूकें लोड कर ली, जबकि वो आखिरी बंदा बड़ी होशियारी से अड्डे के पीछे वाले दरवाजे से भागने लगा, जबकि वो चारों धीमे कदमों से उस अड्डे के आगे वाले दरवाजे से अंदर गए थे तो दूसरे वाले दरवाजे से गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आने लगी। वो लोग वक्त ज़ाय किए बिना जल्दी से भागकर पीछे वाले दरवाजे की तरफ गए, जहाँ से वो बंदा चीप लेकर भाग रहा था। इन चारों की एक खास बात ये थी कि उनका निशाना हमेशा ठीक जगह पर लगता था। उन चारों ने एक ही फायर की, क्योंकि वो वहीं करीब था। तो उसकी जीप के चारों टायर पंक्चर हो गए और अब वो हड़बड़ाहट में पैदल ही भागने लगा। तो बासिम ने बआसानी उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में 4 घूंसे बरसाए, जिससे वो बेहोश हो गया। नौफिल ने उसके हाथ बांधकर उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर लॉक कर दिया, जबकि अब उन सब ने फायर करके बाकी के बेहोश बंदों को मौत की नींद सुला दिया। और अब वो लोग बीस्ट के अपार्टमेंट की जानिब चले गए। पूरा दिन गुजर गया था, मगर उसने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि शहराम ने अभी उसे खाने के लिए नहीं बुलाया। वो खुद उसे उसके हाल पर छोड़ चुका था, ताकि कुछ देर भूखी रहेगी तो खुद ही कमरे से बाहर निकल आएगी। जबकि ऐसा ही हुआ था। शाम के 7 बज रहे थे
जब वो कमरे से बाहर निकल कर किचन की तरफ जाने लगी, मगर शहराम उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। वो धीमे धीमे कदमों से बावर्ची खाने में आई। सामने चूल्हे पर कुछ बड़ी बड़ी हांडियां चढ़ी हुई थी, जिनमें पकते खाने की खुशबू पूरे किचन में महक रही थी। अरीशा का भूख से बुरा हाल था। वो जल्दी से कैबिनेट से प्लेट और चमचा निकालकर चूल्हे की तरफ दौड़ी। भूख में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए गरम गरम ढक्कन को पकड़ने की वजह से उसका हाथ जल गया। इसी दौरान फातिमा बेगम, जो मगरिब की नमाज पढ़कर लॉन में आई थी, अरीशा की आवाज़ सुनकर एकदम परेशान हुई और हल्के हल्के कदम आगे बढ़ाते हुए किचन की तरफ आई। सामने अरीशा जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका हाथ पूरा लाल हो रहा था और वो उसके करीब आई, जबकि अरीशा को ये एहसास भी ना रहा कि वो वही बुजुर्ग खातून थी जिसे वो मुलाजमा समझ रही थी। या अल्लाह, खैर क्या हुआ बेटी, ये कैसे जल गया? उन्होंने बड़ी फिक्रमंदी से अरीशा के हाथ को थामा। अरीशा रोते हुए कहने लगी, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना निकालने लगी और हाथ जल गया। अरीशा वैसे तो बहुत स्ट्रांग बनती थी, मगर वो हद से ज़्यादा नाजुक थी। यही वजह थी जो हारून उसकी इतनी फिक्र करता था। बेटी, तुम किसी मुलाजिम को कह देती ना। अच्छा चलो मेरे साथ, मैं इस पर कुछ लगा देती हूँ। वो अरीशा को प्यार से अपने साथ लेकर अपने कमरे में गई और उसके हाथ पर बैंडेज करने लगी, जबकि अरीशा अब सिसकियों पर आ चुकी थी। ना रो बेटी, ये छोटा सा जख्म है, जल्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरीशा के सर पर शफकत का हाथ फेरा और नरम लहजे में मुखातिब हुई, जबकि अरीशा उन्हें बहुत हैरत से देख रही थी। रफ़ीक, फातिमा बेगम ने मुलाजिम को आवाज़ दी, जिससे वो फ़ौरन से पहले हाजिर हुआ। जी बड़ी बेगम साहिबा, बहुरानी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। उनके हुक्म पर अमल करता हुआ बावर्ची खाने में गया और अरीशा के लिए खाना निकाल कर लाने लगा। तभी शहराम की गाड़ी गेट के सामने रुकी तो उस मुलाजिम के भी कदम वहीं थम गए। सलाम शहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये मगरिब के वक्त किसके लिए खाना ले जाया जा रहा है? जी, वो बड़ी बेगम साहिबा ने छोटी बेगम साहिबा के लिए खाना मंगवाया है। शहराम की रौबदार आवाज़ पर वो जल्दी से सर झुकाते हुए जवाब देने लगा, तो शहराम ने उसे जाने का इशारा किया और खुद कमरे में चला गया। ये लो बेटी, ये खाना खा लो। फातिमा बेगम ने प्लेट अरीशा की तरफ बढ़ाई तो बिना कुछ सोचे समझे खाना खाना शुरू हो गई और खाती ही रही, जबकि शहराम के कहने पर मुलाजिम फातिमा बेगम के कमरे के पास खड़ा उसके खाने के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें इतनी ही भूख थी? बस? जी। अरीशा ने इंतहाई मासूमियत से प्लेट मेज पर रखी तो फातिमा बेगम मुस्कुराने लगी। छोटी बेगम साहिबा, आपको शहरी साहब बुला रहे हैं। शहराम का नाम सुनकर अरीशा को फिर से खौफ आने लगा और वो फातिमा बेगम की तरफ देखने लगी। डरो मत, जाओ बेटी, शौहर है वो तुम्हारा, उसका हर हुक्म मानना फर्ज है तुम पर। शौहर का अल्फाज सुनकर वो एक पल के लिए खुद को कैदी महसूस करने लगी थी, मगर फिर उठकर मुलाजिम के कहने के मुताबिक शहराम के कमरे की तरफ चली गई। मगर न जाने यहाँ आकर उसमें इतनी अकड़ क्यों आ जाती थी। कहो, यहाँ आकर बैठो। शहराम ने फट से जवाब दिया तो वो उसके मुखातिब सोफे पर बैठ गई। मैं मुलाजिम को कहकर तुम्हारा सामान इस कमरे में सेट करवा देता हूँ, आज से तुम यहीं रहोगी। तो तुम मेरे कमरे में रहोगे? अरीशा ने फौरन से सवाल किया, जिस पर वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा। मैं भी इधर ही रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूंगी? जी हाँ बिल्कुल। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? तुम्हें माननी पड़ेगी। शहराम का फैसला अटल था, जिस पर अरीशा का दिल किया इसी वक्त उस कमरे से उठकर चली जाए। ना मानूं तो? अरीशा ने फिर से वही अकड़ दिखाई, जिस पर शहराम के चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे। वो क्यों बार बार इस वहशी इंसान के अंदर का बीज जगाने की कोशिश करती थी? बात सुनो मेरी, ये घर मेरा है, मैं हूँ यहाँ का मालिक और इस लिहाज से सब मुलाजिम मेरा हुक्म मानते हैं, तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं अरीशा खान हूँ, समझे तुम? मिसेस अरीशा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम्हारी ये फजूल की अकड़ और अना खत्म नहीं हो जाती, तो मेरी नज़र में किसी मुलाजिम से कम नहीं हो, समझी तुम? वो उसे उंगली से वॉर्न करते हुए कह रहा था। और कल से तुम इस घर के तमाम मुलाजमीन के साथ मिलकर काम किया करोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरीशा को यकीन नहीं आ रहा था, आखिर वो शख्स उससे किस किस्म का बदला ले रहा था। तुम पागल हो? ये क्या बकवास? ये बकवास नहीं, मेरा फैसला है। नाउ गेट लॉस्ट। जब तक तुम्हारा सामान यहाँ सेट नहीं हो जाता, तुम इस कमरे में नहीं आओगी। अपनी बात खत्म करता हुआ अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया, मगर अरीशा को वहीं पर खड़ा देखकर शहराम ने मुलाजिम को आवाज़ दी तो वह हाजिर हुआ। ज़रा अपनी छोटी बेगम साहिबा को यहाँ के उसूल सिखाओ। इसे सर्वेंट क्वार्टर से मुलाजिमों के पहने हुए कपड़े लाकर दो। कल से ये भी तुम सबके साथ मिलकर इस घर का काम किया करेगी।
अरीशा का बस नहीं चल रहा था, वो उसका मुंह तोड़ दे। वो आखिर कैसे किसी मुलाजिम की उतरन पहन सकती थी। मुलाजिम सर झुकाए वहां से चला गया, जबकि अरीशा अब उसे गुस्से से घूर रही थी। तो शहराम ने भी एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि अब शहराम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। मज़ा उसको हमारा मुड़ा मुड़ा उसको हमारा धोखा दिया, हमारे साथ 420 किया। हम उसको छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। हम उसका वो हशर करेगा कि वो सारी जिंदगी मौत मांगेगा। गुल खान को न जाने एक ही हफ्ते में कितनी शिकस्त खानी पड़ी थी। अब उसके पास आदमी भी बहुत कम थे, मगर वो अब भी डॉन से बदला लेने के ख्वाब देख रहा था, जबकि 20 से तो वो बदला लेने का कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। 2 दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था, जबकि रोहेल को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अच्छा, तो क्या वाकई खान साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? रोहेल की बात पर बासिम तंजिया मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, उसकी मौत उसे खुद यहाँ ला खींच ला रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसके आदमियों को मौत यहाँ लाई थी। रोहेल ने भी तंजिया जुमला किया। अगला प्लान क्या है? चिप, यानी हमारा अगला हदफ टॉप 1 डिवाइस है। नौफिल हैरानी से कहने लगा। अबे हाँ ना, बासिम ने बेजारी का इजहार किया। तो क्या हम डॉन से चिप मांगेंगे? नहीं, हम चिप चुराएंगे। महर के सवाल पर रोहेल ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मगर कैसे? उन चारों ने रोहेल से एक आवाज होकर सवाल किया। ठीक इसी तरह जिस तरह डॉन ने गुल खान और एसके के साथ मिलकर इंस्पेक्टर रिजवान के ऑफिस से वो चिप चुराई थी। बीस्ट की आवाज पर सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां बीस्ट मगरूर अंदाज में खड़ा कश लगा रहा था। मतलब? रोहेल की आवाज सब सवालिया नजरों से उसे देखने लगे, क्योंकि वो हिंट दे चुका था जो सिर्फ रोहेल ही समझ सकता था। आरजे, बीस्ट के कहने पर सब लोग रोहेल को देखने लगे। तो बीस्ट आराम से कदम रखता हुआ अपनी नशिश पर आ बैठा और सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि बीस्ट के इशारे पर रोहेल ने प्लान समझाना शुरू किया। वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, कफिल ने बड़ी खुशी से कहा। जिस पर बीस्ट उसे देखने लगा तो उसने शर्मिंदगी से दांत निकाल लिए। तो रोहेल के कहने के मुताबिक हम सब उस पार्टी में गेस्ट बनकर जाएंगे, और अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? जब किसी ने हमें देखा ही नहीं तो पहचानेगा कैसे? और वैसे भी डॉन ने पूरे शहर को पार्टी पर इनवाइट किया है, और यकीनन इतने लोगों में उसका ध्यान हम पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बासिम के सवाल पर रोहेल ने अपना ख्याल जाहिर किया। एग्जैक्टली। तो सब रेडी रहो, नेक्स्ट वीक हम यूके जा रहे हैं। बीस्ट की बात पर सब मुस्कुराने लगे, मगर ये मिशन भी काफ़ी रिस्की था। लेकिन ये भी सच था, बीस्ट को रिस्क लेना बहुत पसंद था। बीस्ट के इशारे पर सब लोग वहां से बाहर चले गए, जबकि आरजे हमेशा की तरह बीस्ट के साथ बैठा था। माही को क्या कहोगे? जॉब के सिलसिले में दूसरी कंट्री जाना पड़ रहा है। गुड। मगर जाने से पहले कुछ अहम काम है जो हमें मुकम्मल करने हैं, ताकि हमारे जाने के बाद पीछे से कोई खतरा जन्म ना ले, बीस्ट ने रोहेल से कहा। जिस पर रोहेल ने इस बात में सर हिलाया। बीस्ट हमेशा अपने बनाए गए प्लान पर अमल करता था, और प्लान भी वो ऐसा बनाता था कि उसके किसी भी मिशन में उन्हें किसी मुश्किल या नुकसान का सामना न करना पड़े। वो अपने इरादे का बहुत पक्का था, जो सोच लेता था वही करता था, चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों न चली जाए। ऐसे ही थोड़ी उसे बीस्ट कहते थे। तकरीबन 4 दिन हो चुके थे, मगर अरीशा शहराम के सामने भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो सामने गई तो वो दरिंदे नुमा इंसान फिर से उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करेगा। इसलिए अरीशा अपना सारा वक्त मुलाजमों के साथ काम करते वक्त गुजारा करती थी। मुलाजमों के साथ काम करते हुए उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर ये सब काम भी ज़रूरी था इस खड़ूस इंसान के गज़ब से बचने के लिए। जबकि फातिमा बेगम भी अरीशा को किचन के कुछ काम सिखा चुकी थी, क्योंकि वह शाहराम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अरीशा से कोई गलती हुई तो वो उसे बहुत खतरनाक किस्म की सज़ा देगा। फातिमा बेगम इस प्यारी सी लड़की को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, जबकि अरीशा उनके साथ रहकर उनसे थोड़ा क्लोज भी हो गई थी। 4 दिन से शहराम उसे कहीं नजर न आ रहा था। सुबह जाता था तो न जाने कब किस वक्त वो घर पर आता था, और जब वो घर आता था तो अरीशा अपने कमरे में सोई हुई होती थी। मगर आज उसका पूरा पूरा इरादा था उसकी नींद खराब करने का। अभी वो अपने कमरे में बैठी किसी की यादों में गुम थी, जब फातिमा बेगम उसके कमरे में आई। माँ जी। अरीशा जल्दी से उठकर उनके पास गई। खुश रहो बेटी, मैं जा रही थी इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मतलब? माँ जी अब कहाँ जा रही है? अरीशा उनके जाने का सुनकर थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि एक वही तो थी जिनकी वजह से शहराम ने अब तक उसे तंग नहीं किया था।
बेटा मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी, फिलहाल मेरा जाना ज़रूरी है, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अरीशा की आंखों में पहली बार किसी अनजान के लिए आंसू आए थे। उसे वो अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मगर माँ जी आप चली गई तो मेरा क्या होगा, वो बहुत जालिम है। अरीशा खौफजदा सी हुई, जिस पर वो मुस्कुराने लगी। बेटा वो शौहर है तुम्हारा, और वो इतना भी जालिम नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। उसे प्यार की जुबान समझ आती है। अगर कोई उसके सामने गुस्सा दिखाए या तेज आवाज से बात करे तो फिर वो अपनी पर आ जाता है। और बेटी अब वो शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उससे एहतराम से बात करनी होगी, ताकि वो भी तुमसे इसी तरह मुखातिब हो। वो उसे समझाने लगी, मगर उन्हें क्या पता था वो सरफिरी सिर्फ उनका एहतराम करती थी, ना उस खड़ूस इंसान का। अच्छा मेरे जाने का वक्त हो रहा है, तुम अपना ख्याल रखना और अपने शौहर का भी, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। फातिमा बेगम ने प्यार से उसका माथा चूमा। इसी दौरान शहराम अंदर आया और अरीशा को नजरअंदाज करता हुआ वो फातिमा बेगम से मुखातिब हुआ। तुम्हारा ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, चले। अरीशा उसका मुकम्मल जायजा ले रही थी। वो सफ़ेद रंग के शर्ट और ब्लैक पैंट में बहुत प्यारा लग रहा था, और फिर उसका ये एटीट्यूड उसकी शख्सियत को और भी ज़्यादा मुतासिर कर रहा था। आखिर वो शहराम मलिक था, क्यों ना गुरूर करता, उस पर गुरूर जचता था। उसकी अना ही उसकी पहचान थी। वो एक मगरूर शहजादा था, उसके आगे सब कुछ खाक बराबर था। वो फातिमा बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे दरवाजे तक लेकर जाने लगी, जबकि अरीशा भी उनके पीछे ही थी। फातिमा बेगम ने गाड़ी में बैठकर उन दोनों को खुदा हाफिज किया, और फिर देखते ही देखते वो गाड़ी उस बड़ी सी इमारत से बाहर चली गई थी। जैसे ही शहराम ने पलटकर उसकी जानिब देखा, वो 200 की स्पीड से भागकर सीढ़ियां अबूर करती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया, जबकि शहराम ने तमाम मुलाजिमों को आज रात का खाना बनाने से मना कर दिया और 8 बजे ही उनको सर्वेंट क्वार्टर में जाने का कह दिया। वो हाथ में चाबी लिए अरीशा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि उसके कदमों की आहट अरीशा महसूस कर चुकी थी। पहले शहराम ने हैंडल घुमाया तो वाकई कमरा अंदर से लॉक था। फिर शहराम ने चाबी लगाई और दरवाज़ा खोल लिया, और अरीशा जो अब तक दरवाजे के साथ खड़ी शहराम के कदमों की आहटें सुन महसूस कर रही थी, एकदम पीछे हटी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरीशा ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए थे, क्योंकि शहराम की शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। उसे शर्म महसूस हो रही थी, मगर जिसने खोले हुए थे वो तो बड़े पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ रहा था। वही जो तुमने पिछले कई दिनों से मुझे करने का मौका नहीं दिया। शहराम अपनी आस्तीनों को ऊपर की जानिब मोड़ रहा था। अभी अरीशा उसे कुछ कहती, उसने आगे बढ़कर अरीशा का हाथ पकड़ा और अपने साथ ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुंह बंद करो अपना, सिर्फ माँ की वजह से लिहाज कर रहा था मैं, वरना तुम्हें बख्शने का कोई इरादा नहीं था मेरा। शहराम उसे अपने कमरे में ला चुका था और बेड पर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। चलो बताओ, आज कौन सी सज़ा दूँ तुम्हें? किस बात की सज़ा? हाँ, तुम्हारे कहने पर पूरे घर का काम कर रही थी मैं तो, अब किस बात की सज़ा? अरीशा ने खुद को संभालते हुए गुस्से से कहा, मगर सामने खड़े शख्स पर तो जैसे गुस्से का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अपने प्यार को वक्त ना देने की सज़ा मेरी जान। शहराम उसके बेहद करीब आ चुका था, मगर अब वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शहराम ने मजबूती से उसके हाथों को काबू किया हुआ था। तुम मेरा प्यार नहीं हो, हाँ, मगर शौहर तो हो ना, शहराम ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने मुंह फेर लिया। शहराम को उसका इस तरह मुंह फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इधर देखो, मेरी आंखों में देखकर बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अरीशा ने नखरे दिखाते हुए कहा। ओह, तो मेरी वाइफ का मूड रोमांस करने का है, राइट? शहराम की सांसों की तपिश महसूस करते हुए अरीशा ने आंखें बंद कर ली, और तभी शहराम ने अपने लब उसके लबों पर रख दिए थे। काफ़ी देर बाद उसने अरीशा के लबों को आज़ाद किया। उसे आज अपनी जान से प्यारी बीवी पर बेइंतहा मोहब्बत आ रही थी। आई लव यू सो मच डियर वाइफ, शहराम ने सरगोशीनुमा अंदाज में कहा। शायद आज उसका मूड बहुत ज़्यादा बेहतर था, जो वो इतने प्यार से उसे मुखातिब हो रहा था। आई सेड आई लव यू। अरीशा की तरफ से कोई जवाब न पाकर शहराम ने फिर से कहा, मगर अरीशा अब भी उसकी बात सुनी अनसुनी कर गई थी, जो शहराम को गुस्सा दिलाने की वजह बन रहा था। मैंने कहा जवाब दो। किस बात का जवाब? आई लव यू का जवाब। क्या जवाब दूँ? अरीशा ने अकड़ने वाले अंदाज में कहा। आई लव यू टू बोलो मुझे। हाँ, नाइस। और ऐसा क्यों कहूँ मैं? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। शहराम ने उस पर एक बार फिर अपना हुक्म रखा तो तंजिया मुस्कुराने लगी। हाँ, मिस्टर शहराम मलिक, तुम्हें ये किसने कह दिया कि कोई किसी के हुक्म को इस हद तक मानेगा कि सामने वाले के कहने पर मोहब्बत का इजहार भी कर देगा? क्या मतलब तुम्हारी बात का?
मतलब मिस्टर शहराम मलिक, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं होगी। तो और जब मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती तो क्यों तुम्हें लव यू टू कहूँ? हाँ। शहराम आईब्रो का जाविया बनाया उसे घूर रहा था, मगर इस बार अरीशा को उसके तासुरात देखकर मजा आ रहा था। तो फिर किससे मोहब्बत करती हो तुम? आज बता ही दो। शहराम सवालिया नज़र से उसे देखने लगा। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ ना, वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर इंसान है। वो मेरे साथ तुम्हारी तरह जानवरों वाला सलूक नहीं करता था। वो तो मेरी बहुत केयर करता था। वो मुझसे मोहब्बत करता था। अरीशा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि उसकी बातें सामने खड़े शख्स के गुस्से को मजीद हवा दे रही है। बंद करो अपनी बकवास। मैं जान से मार दूंगा उस शख्स को जो तुम्हारे बारे में सोचेगा भी तो। कब्र में उतार दूंगा मैं उसे, समझी तुम? शहराम अपनी कमज़ोरी पहली बार किसी पर जाहिर कर रहा था, जबकि अरीशा समझ चुकी थी कि शहराम को तकलीफ देने के लिए ये मौजू बहुत ज़बरदस्त है। तुम सिर्फ शहराम मलिक की मिल्कियत हो, तुम पर सिर्फ शहराम मलिक का हक है, समझी तुम? वो अपने जुनून को जाहिर कर रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की को इससे सिर्फ नफरत थी और कुछ भी नहीं। तुम कुछ भी कह दो, तुम सिर्फ मुझे हासिल कर सकते हो और कर भी चुके हो, मगर तुम कभी भी मेरे दिल को काबू नहीं कर पाओगे। तुम मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगे, यही हकीकत है। मेरे दिल में हमेशा से कोई और था, है और हमेशा रहेगा। और तुम चाह कर भी उसे मेरे दिल से नहीं निकाल पाओगे। उसकी तल्ख बातों से शहराम की सांस रुकने लगी थी। वो अरीशा को एक झटके से खुद से दूर धक्का देकर खुद भी बाहर बालकनी में चला गया, जबकि अरीशा काफ़ी सुकून में थी। शायद इस शख्स को दर्द देकर वो बहुत खुश हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। वो गुस्से में न जाने कितनी सिगरेट पी चुका था, वो दर्द में था। हाँ, वो वाकई बहुत अजियत में था। उसने हमेशा से जिसे चाहा था, जिसे मांगा था, जिसे पाने के ख्वाब देखे थे, जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी, आज वो उसी लड़की के अल्फाजों से चकनाचूर हो चुका था। मगर अंदर बैठी लड़की को उसकी ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं थी। जब उसकी आंख खुली तो खुद को उस खड़ूस के कमरे में पाया। वो जल्दी से उठकर बैठी कि कहीं वो खड़ूस इसी कमरे में ना हो, मगर वो तो इस वक्त वहाँ मौजूद ही ना था। नहीं, जबकि अरीशा था ही नहीं, जबकि अरीशा को अब रात वाला मंजर याद आ रहा था। उसने किस तरह उस जालिम शख्स को 2 मिनट में हर्ट करके दिखाया था। उसे खुद पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि शहराम जब तक बालकनी में मौजूद सोफे पर बैठा हुआ था, उसको जाता देखकर खुद कमरे में आया। वो रात भर यूं ही जाग कर खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर क्या कमी थी उसके प्यार में, जो अरीशा उसे छोड़कर हारून से मोहब्बत कर बैठी थी। वो अंदर से जल रहा था। उसकी ये जलन उसके गुस्से को मज़ीद हवा दे रही थी। अभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जब मोबाइल पर आरजे की कॉल आने लगी। वो पिक करके आरजे की बात सुनता रहा, मगर बोला कुछ भी नहीं और फिर फ़ोन बंद करके अपने कमरे में आया। वार्डरोब से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। कल इन लोगों की फ़्लाइट थी। आज उनका पाकिस्तान में आखिरी दिन था और आज ही उन दोनों को तमाम काम निपटाने थे, जिसमें शहराम बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं चाहता था। इसलिए बिना कुछ खाए पिए अपनी गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर चला गया, जबकि अरीशा बड़े पुरसुकून अंदाज अपने कमरे की सफाई करने में मसरूफ़ थी। वो बड़ा हम वो बड़ा अहम काम निपटाने जा रहा था, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि कल रात जो कुछ हुआ, जो कुछ उसके कानों ने सुना, वो सब उसने भुला दिया हो। उसे अरीशा का एक एक अल्फाज याद था। वो गाड़ी उड़ाने वाले अंदाज में चला रहा था। न जाने वो किस कदर गुस्से की आग में जल रहा था। अपार्टमेंट जाने की बजाय उसने आरजे को बिल्डिंग में मिलने बुलाया था, इसलिए खुद भी गाड़ी का रुख बिल्डिंग की जानिब कर गया था। गाड़ी उसकी बिल्डिंग के बाहर रुकी तो वो बड़े बड़े कदम रखता हुआ अंदर की जानिब जाने लगा। टॉर्चर रूम में मौजूद आरजे अब कमरे में लगी लाइट पर गौर कर रहा था। उसे इंतज़ार था बीस के यहाँ आने का, और चंद ही मिनट में बीस्ट वहां पहुंच चुका था। सामने कुर्सी पर बैठा शख्स जो दर्द के मारे तड़प रहा था, बीस्ट को देखकर बिलक बिलक कर माफिया मांगने लगा, जबकि आरजे ने उस बंदे की हालत ही बिगाड़ कर रख दी थी। वो ऐसी ही नहीं तड़प रहा था। आरजे ने अपने इलेक्ट्रिक लाइटर से उस बंदे के हाथों और पैरों के नाखून जला कर राख कर दिए थे, जबकि उसके हाथ पर बना टैटू वाला हिस्सा, जिसे आरजे ने खंजर की धार से उसके जिस्म से ही अलग कर दिया था, अब वहां से बेइंतहा खून रसने लगा था। वो बीस्ट के पैरों में गिरकर अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, जबकि बीस्ट जो पहले ही गुस्से में था, उसने एक ही लात मार कर उस शख्स को दूर ढकेला। वो कुछ कहने या सुनने के मूड में नहीं था, मगर फिर भी अपने प्लान की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा।
सीधी शराफत से बताओ टॉप वन डिवाइस का पासवर्ड क्या है। बीस्ट ने अपनी लाल सुर्ख आंखें उसकी तरफ खौफ से भीगी हुई आंखों में गाड़ते हुए कहा, जिस पर वो खामोशी से अब उसकी शक्ल देख रहा था। बीस समझ चुका था ये अब भी नहीं बताएगा, इसलिए सामने बने कबट में से एक केमिकल निकाला और नीचे रखे टब में मौजूद पानी के अंदर उसे हल करने लगा, जबकि वो शख्स अब भी खामोशी से बीस्ट की एक एक हरकत को देख रहा था। बीस्ट ने पैर से इस टब को उस शख्स के पैरों के करीब किया, जबकि रोहेल पुरसुकून अंदाज में अपने लाइटर को हाथ में उछाल रहा था। ये क्या हो रहा, ये क्या कर रहे हो? बीस ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे फिर से कुर्सी पर बिठाया और रोहेल ने उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधा था। बीस ने उस शख्स के दोनों पैरों को उस टब में डाला, जिस पर वो डरते हुए पूछने लगा, तेरी जबान खुलवाने का इंतज़ाम। बीस के कहने की देर थी जब रोहेल ने सर्किट की दोनों तारों को स्टप में डाला और स्विच ऑन कर दिया। अब वो शख्स बेइंतहा तड़प रहा था। हर बार की तरह इस बार भी वो लोग अपने शिकार को एक नई अजियत दे रहे थे। उसकी आवाज़ें उस इंसान बिल्डिंग में गूंज रही थी। बीस के इशारे पर रोहेल ने स्विच ऑफ किया तो वो झटके लेता शख्स अब निढाल हालत में उन्हें इल्तिजाई नज़रों से देखने लगा। बीस ने करीब जाकर उसको बालों से जकड़ा। पासवर्ड बताओ। बीस की आवाज़ से एक पल के लिए उसे लगा जैसे कान सुन हो गया हो। ये ऐसे नहीं मानेगा। बीस ने आरजे को फिर से इशारा किया। अभी वो फिर से स्विच ऑन करने ही लगा था कि वो शख्स बोल पड़ा, रुको रुको, खुदा का वास्ता रुक जाओ। बीस ने आरजे को हाथ के इशारे से रोका। मैं पासवर्ड नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि गुलखान ने टॉप वन डिवाइस का पासवर्ड कुछ ऐसा रखा है जो सिर्फ इंस्पेक्टर रिजवान ही खोल सकता है, वो भी दिमाग पर जोर डालकर। अगर उसे याद आ जाए तो इस चिप में जो कुछ था वो इंस्पेक्टर रिजवान और उसके सबसे करीबी साथी ने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया था, और रिजवान के कहने के मुताबिक उसके साथी ने उन तमाम डिवाइस को सबूत के तौर पर अपने पास रखा था, और इस बात की भनक उनके बीच मौजूद एक गद्दार को पड़ गई थी। फिर एक दिन गुलखान, डॉन और एसके ने उस डिवाइस को हासिल करने के लिए इंस्पेक्टर रिजवान के उस साथी को मार डाला। उनके घर मौजूद सबसे पुराने और वफादार मुलाजिम ने बड़ी ईमानदारी और बहादुरी से वो तमाम डिवाइस इंस्पेक्टर रिजवान को दे दी, क्योंकि उसके मालिक ने उसे हमेशा यही नसीहत की थी कि उनके लॉकर में जो कुछ भी है वो रिजवान की अमानत है। और इस साथी के घर गुजर जाने के बाद रिजवान ने उनमें से एक डिवाइस पर पासवर्ड लगाया था। मगर बदकिस्मती से एक दिन इंस्पेक्टर रिजवान और उनकी बेटी माही, जो कि इस वक्त बहुत छोटी थी, उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया गया ताकि उन्हें डराया धमकाया जा सके, और उसी दौरान उन लोगों ने अपने आदमियों को कहकर वो तमाम डिवाइस चुरा ली थी। क्योंकि उस वक्त गुलखान सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए तमाम डिवाइस उसके ही पास थी। और फिर डॉन और गुलखान एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, और गुलखान ने उन डिवाइस को कहाँ कहाँ छुपाया इस बात की भनक किसी को ना पड़ने दी। मगर जब इतने सालों बाद बीस ने बड़ी होशियारी से गुलखान के आदमियों के जिस्म से वो चिप हासिल कर ली थी, तब कहीं जाकर डॉन को भी एक चिप मिली थी जो कसम से तमाम डिवाइस से बड़ी और अहम डिवाइस थी। खुदा का वास्ता, अब तो मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हें सच बता दिया, अब तो मुझे आज़ाद कर दो। वो फिर से गड़गड़ाने लगा तो रोहेल बीस्ट को मुस्कुराते हुए देखने लगा। क्यों नहीं, ज़रूर आरजे, ज़रा इसको आज़ाद करना, हमेशा हमेशा के लिए। बीस्ट के कहने की देर थी। रोहेल ने दोबारा से वो दोनों तारों को उस टब में डाल दिया, जिससे वो शख्स फिर से तड़पने लगा और झटके खाने लगा, जबकि आरजे हर बार की तरह इस बार भी ये मंजर बहुत दिलचस्प अंदाज में देख रहा था। मगर ये सब देखकर बीस्ट पर अब बेजारी हो रही थी। देखते ही देखते वो शख्स तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया, जबकि बीस्ट आरजे के हाथ से खंजर लेकर उस मुर्दा शख्स के पास जाने लगा। और फिर कुछ ही पल में उस कड़वे जहरीले इंसान ने इस मुर्दा शख्स के सीने पर एक ही वार किया और एक हाथ की मदद से ही अपनी मुट्ठी में उसका दिल दबोच कर निकाल लिया। हाथ में दिल दबोचे वो आरजे को इशारा करके बाहर जा चुका था, जबकि बाकी काम आरजे का था। वो जानता था उसे किस तरह इस मुर्दा शख्स के हिस्सों को अलग करके अस्पताल पहुंचाना है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बीस्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप लोगों को सुनकर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करते हैं बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।